गणित भाग पहला। जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि इस पाठ्य पुस्तक में कुल मिलाकर 7 प्रकरण हैं, जिसमें हमारा लास्ट टाइम जो पिछली बार जो हमने रिवीजन किया था वो था प्रकरण छठा, आर्थिक नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम उसके आगे का जो प्रकरण है देखेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ओके, चलिए सीधे चलेंगे। गणित की यह एक नई विधा है जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर संख्याओं का, आंकड़ों का, स्टैट्स का कुछ हिसाब किताब होता होगा, इसलिए इसका नाम है सांख्यिकी। ओके, तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में हल्का हल्का देख रहे हैं, कुछ एक ग्राफ का चित्र देख रहे हैं, आलेख का चित्र देख रहे हैं। तो आलेख क्या है? आलेख तो संख्याओं का, आंकड़ों का चित्रीय प्रतुपण यानी पिक्टोग्राफ ही होता है। आलेख क्या है? एक पिक्टोग्राफ है, पिक्चर के रूप में आंकड़ों का जो प्रदर्शन है चित्र के रूप में, इसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। और वो पिक्टोग्राफ भी इसी सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत, ब्रांच के अंतर्गत आता है। तो सांख्यिकी का बेस क्या है? सांख्यिकी क्या एक्चुअली वो डाटा कलेक्शन है, आंकड़ों का संकलन है। और आजकल डाटा ही बहुत कीमती हो गया है, आंकड़े ही बहुत कीमती हो गए हैं। तो आप दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां जो हैं अपना डाटा, आंकड़े संकलित करती हैं और अपने परिणाम को, यानी वो जो कंपनी चला रही हैं उनके प्रोडक्ट को, उनके परिणाम को, उनके रिजल्ट को वो वन बाय वन, सिंगल सिंगल संख्या या नंबर से नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं? डाटा का संकलन करते हैं और कुछ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्तियों के द्वारा उसका मूल्यांकन करते हैं कि उन्हें लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, कहाँ पर वो कमी हो रही है, कहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। ये सब संकलन या आकलन, ये सब डाटा के कारण, आंकड़ों के कारण ही संभव हुआ है। तो हम भी आज शुरुआत करेंगे, देखेंगे किस तरह से जो आंकड़े हैं बहुत सारा काम आसान कर देते हैं। अब आंकड़े जो होते हैं वो सामान्य तौर पर उन्हें 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो है प्राइमरी डाटा, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक सामग्री या आंकड़े, और दूसरा है द्वितीयक सामग्री या आंकड़े या सेकेंडरी डाटा। अब नाम से पता चलता है प्राइमरी मतलब बेसिक है, जो कि एकदम शुरुआती तौर पर, यानी जहां से आंकड़ों की शुरुआत होती है वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। द्वितीयक आंकड़े मतलब किसी और के द्वारा, यानी थर्ड पार्टी से जब हम आंकड़े लेते हैं, या प्राइमरी आंकड़े पर आधारित यह जो आंकड़े दिए जाते हैं वह द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी कंफ्यूजन हो रहा होगा, उदाहरण से समझेंगे हम। मान लीजिए आप उपहार गृह में गए। उपहार गृह मतलब होता है छोटे से एक रेस्टोरेंट या होटल, कहीं पर भी आप गए हैं और वहां पर जो भी आपको खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसकी क्वालिटी को अगर आपको समझना है तो आप कैसे समझेंगे? तो बहुत सिंपल सा है कि जो उस पदार्थों को ग्रहण करता है, यानी उसके जो ग्राहक हैं, उनसे डायरेक्ट आप पूछेंगे, वन टू वन, फेस टू फेस। और हर ग्राहक से उसका जो विचार है लेकर हम क्या करेंगे? उसकी क्वालिटी को डिसाइड करेंगे। यानी वन टू वन, इंडिविजुअल, आपने हर एक से पूछ लिया, भाई इस होटल में, इस रेस्टोरेंट का ये खाना, ये भोजन कैसा है। तो वो हर एक व्यक्ति अपना अपना राय देगा। ओके, व्यक्ति का मतलब होता है जो ग्राहक है। या आपके क्लासरूम में विद्यार्थियों की हाइट अगर पता करना है, उनका वजन पता करना है, तो क्या करेंगे? हर विद्यार्थियों की अलग से उनकी ऊंचाई नापी जाएगी और उसे नोट किया जाएगा। यानी वन टू वन ऊंचाई नापी जाएगी और उसे नोट कर लिया जाएगा। तो ये भी क्या है? प्राइमरी डाटा है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष जाकर एक एक व्यक्ति से उसका हिसाब लिया है। अब सेकेंडरी डाटा क्या है? वहां पर भी डाटा कलेक्शन होता है, लेकिन कैसे?
समाचार पत्र में दी गई जानकारी का उपयोग कर बनी सारणी ही द्वितीयक सामग्री होगी। मतलब क्या हो गया, हम प्रत्यक्ष देखने कहीं नहीं गए, न्यूज़पेपर में छप गया है कुछ आंकड़े, हमने उसको ले लिया और अपने हिसाब से उसको नोट कर लिया। तो हमने हमारी विश्वसनीयता थोड़ी-सी कम हो गई, क्योंकि हमने किसके भरोसे लिया ये? न्यूज़पेपर के भरोसे। और न्यूज़पेपर में जानकारी कहाँ से आई होगी? हमको नहीं पता। उस जहाँ से भी उसने ने न्यूज़पेपर ने ये कलेक्शन किया है डाटा, वो कहीं से भी हो सकता है। विश्वसनीय हो सकता है, अविश्वसनीय हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन हमने छपी डाटा को ले लिया और सारणी बना ली। तो ये हो गए सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ऐसे ही आप आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। इसी पे आधारित हमारा जो आपके पाठ्य पुस्तक का जो संग्रह प्रश्न संग्रह है 7.2 इन्हीं पर आधारित है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है भाई ये। निम्नलिखित प्रकार से एकत्रित की गई सामग्री का प्राथमिक अथवा द्वितीयक सामग्री में वर्गीकरण कीजिए। बराबर है। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं बताई जाएंगी जहां से उन्होंने ये डाटा कलेक्शन किया है। आपको पता लगाना है, यानी पहचानना है कि ये जो सामग्री है वो प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी। स्टार्ट करें, चलो देखिए एक एक करके। हम कक्षा में प्रत्यक्ष जाकर विद्यालय के प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित की गई। अब देखिए, प्रत्यक्ष जाकर एक एक से पूछकर, जहां पर इस तरह की घटनाएं होंगी वो समझ जाइए कि वहां पर जो भी डाटा कलेक्शन होगा वो हमेशा प्राथमिक होगा, प्राइमरी होगा। तो कक्षा में प्रत्यक्ष जाकर विद्यालय के हर एक छात्र से पूछा गया है उसकी अटेंडेंस के बारे में, यानी वो कितने दिन आया है, कितने दिन नहीं आया है, या हमने मास्टर से प्रत्यक्ष चेक किया है। तो वो जो जानकारी है वो प्राथमिक या प्राइमरी डाटा होती है। इसको हम बोलेंगे प्राथमिक सामग्री। ओके, इस तरह से हमें आंसर देना है, उत्तर लिखना है। नेक्स्ट, प्रत्येक विद्यार्थी की ऊंचाई की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय में तुरंत भेजने के कारण विद्यालय के शारीरिक शिक्षण विभाग में दर्ज की गई जानकारी एकत्रित की गई। ओके, मतलब क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी की ऊंचाई ली गई और वो डाटा तुरंत क्या हुआ, ऑफिस भेज दिया गया, जरूरी था। उसके बाद क्या हुआ, वह कार्यालय से कहाँ चले गया, शारीरिक शिक्षण विभाग में डाटा चले गया। अब विद्यालय के शारीरिक शिक्षण विभाग में जो जानकारी दी गई है वहां से डाटा को कलेक्ट करना है। मतलब बच्चों से अब नहीं पूछना है, अब हमारे पास जो डाटा पहले से मौजूद है उसी से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो डाटा है, मान लीजिए कई दिनों बाद, कई महीनों बाद इसको जब निकाला जाएगा तो निश्चित है कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन आएगा आपको, क्योंकि ये सही है गलत है हम तो चेक नहीं कर रहे, किसी और ने इसको चेक किया हुआ है, तो हम उसकी ही विश्वसनीयता पर हम ये कलेक्शन कर रहे हैं। तो मतलब ये हो गया सेकेंडरी डाटा, यानी थर्ड पार्टी से हम ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम द्वितीयक या सेकेंडरी डाटा कहेंगे। नेक्स्ट है, नानपुर के प्रत्येक परिवार के शाला बाह्य विद्यार्थी की प्रत्यक्ष जानकारी घर घर जाकर एकत्रित की गई। देखिए शब्दावली से पता चल रहा है, घर घर जाकर प्रत्यक्ष जानकारी। तो ये प्रत्यक्ष चीजें या घर घर जाकर जो प्रत्यक्ष जानकारी ली गई है, निश्चित है कि हमें जो भी डाटा मिलेगा वो ताजा मिलेगा, उसके पहले की कोई डाटा पर हमारा यह सर्वे नहीं है। तो इसलिए ये हो गए प्राथमिक सामग्री या प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी, प्राथमिक, समझ में आ रहा है ना, एकदम बेसिक जहां से शुरुआत हो रही है, यानी हमने कहीं और से न पूछने के बजाय सीधे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। चौथा, विज्ञान प्रकल्प के लिए वन में जाकर वृक्षों का निरीक्षण किया।
तो जानकारी एकत्रित कर लिया हमने, तो प्रत्यक्ष जब बात हो गई, वन में जाकर हर वृक्षों की गणना की, हर वृक्ष को हमने निरीक्षण किया और जानकारी को हमने इकट्ठा किया है, तो निश्चित है कि हमने स्वयं इकट्ठा किया है, तो ये हो गई प्राथमिक जानकारी। तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, आपको ये समझ में आ रहा है, ओके? अब हमारी जो जानकारी है वो जमा हो जाएगी, ऐसे कई लोग इस प्रकल्प को करेंगे, उन सबकी जानकारी डाटा इकट्ठा हो जाएगी और उन सभी डाटाओं का इकट्ठा करके, एकत्रीकरण करके फिर एक नई जानकारी तैयार की जाती है, वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगी। क्योंकि वो तो सीधे जाकर उन्होंने प्रत्यक्ष निरीक्षण किया ही नहीं है, सर्वे किया ही नहीं है। वो किसी सर्वे पर आधारित डाटा को लेकर अपनी नई सामग्री बना रहे हैं, इसलिए वह सेकेंडरी या द्वितीयक सामग्री हो जाती है। चलो, अब हम सामग्री हम इकट्ठा कर लेते हैं, अब उसका वर्गीकरण भी करना पड़ता है। यानी सामग्री सीधे-सीधे रैंडमली होती है। यानी हम किसी एक बच्चे के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, फिर किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। इस तरह से ये सामग्री हम रैंडम इकट्ठा कर लेते हैं। जो जैसे मिला, वैसे हमने इसको नोट कर लिया, ओके? तो उसका वर्गीकरण कैसे होता है देखते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण लेके किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की वजन, है ना? उनका वजन जो है किलोग्राम में निम्नलिखित प्रकार से है। चलो, उन 10 विद्यार्थियों का वजन हमने कलेक्ट किया। हमने शुरुआत की पहले विद्यार्थी, दूसरे विद्यार्थी से और हमने नोट करते गए इस तरह से। पहले विद्यार्थी का 40 किलोग्राम नोट कर लिया, दूसरे का 42, तीसरे का 43, फिर चौथे का भी 43। इस तरह से 38, 43, 44, 50, 40, 44 ये किलोग्राम में वजन है। और गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विद्यार्थियों का आ गया। तो वहाँ 10 लिखा है, तो गिन कर भी देखना है कि 10 आंकड़े हैं या नहीं है। कभी-कभी हमें लगता है कि हमने नोट कर लिया है और छूट जाता है, या हमें महसूस होता है कि हमने नहीं लिखा है और पहले से लिखा हुआ होता है तो बढ़ जाता है। तो कभी 9 आंकड़े ही हो जाते हैं, कभी 11 भी हो सकते हैं। तो इसलिए व्यवस्थित उसको गिन लेना है। 10 विद्यार्थी हैं, 10 आंकड़े भी हैं। यहाँ पर जो वजन है वो हमारे लिए क्या है? ये आंकड़े, डाटा है हमारा, जो कि वजन के रूप में है, किलोग्राम के रूप में। तो ये इतनी जानकारी मिल गई हमें, तो यहीं से शुरुआत होती है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमने कच्चा एक जाकड़ी डाटा, कच्चा डाटा मतलब जैसे मिला हमने वैसे उसको नोट कर लिया। आप देखिए, कुछ प्रश्न पूछते हैं और फिर हम इसको समझने का प्रयास करें। इसी डाटा के आधार पे जो यहाँ पर बना हुआ है, पहला प्रश्न है कि 42 किलोग्राम वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब अगर मैं ये प्रश्न आपसे पूछूं कि 42 किलोग्राम वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो आप सीधे सारे पूरे डाटा के शुरुआत से अंत तक नजर दौड़ाएंगे, सर्च करेंगे, खोजेंगे और अपना उत्तर देंगे। गिनेंगे कि भाई 42, 42, 42 कहाँ-कहाँ है, आपने ढूँढा, खोजा और आपको पता चला कि एक जगह पर दिखाई दे रहा है, तो एक ही विद्यार्थी होगा, है ना? दूसरा, न्यूनतम वज़न कितना है? अब कम से कम वज़न कितना है, ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि पहला 40 है, दूसरा 42 है, फिर 43 है, बढ़ते जा रहा है, फिर 43 है, फिर 38 और कम हो गया, फिर 43 है। तो ऐसे हमें स्टार्ट से, शुरुआत से लेके आखिरी विद्यार्थी तक, यानी पहले विद्यार्थी से आखिरी विद्यार्थी तक सभी विद्यार्थियों के वज़न को देखना पड़ेगा और फिर हम बता सकते हैं कि भई सबसे जो छोटा आंकड़ा है, कम आंकड़ा है, छोटा नंबर है, वही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का, न्यूनतम वज़न कितना है? अगर हम अब ध्यान से देखें, तो मुझे यहाँ सबसे कम जो वज़न है वो 38 दिखाई दे रहा है, तो 38 हमारा आंसर हो गया, बराबर? तो इस तरह से खोजना पड़ रहा है हमें। चलो, अच्छी बात है। दूसरा, है ना, अगला प्रश्न, 43 किलोग्राम से अधिक वजन वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं? और थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया अब यहाँ पर। 43 से ज़्यादा, बराबर? तो 43 से ज़्यादा का मतलब
हमें यहाँ पर 43 के बाद वाले जितने भी नंबर हैं या आंकड़े हैं उसको नोट करना है। 43 से ज़्यादा का मतलब होता है 44, 44, 44, 44 ऐसे करेंगे। चलो 2 जन मिल गए। फिर 45, 45, 45 कोई नहीं। फिर 46, 46, 46 कोई नहीं। फिर 47, 47, 47 कोई नहीं। 48, 48, 48 कोई नहीं। ऐसे करते-करते 50 पे जाएँगे तो 1 मिल गया और 50 से ज़्यादा कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने हर उन आंकड़ों को देखा जो 43 से ज़्यादा है और फिर नोट करके लिख देंगे। मैं यहाँ कोई आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये जो आंकड़े हैं, उनसे रिज़ल्ट कैसे मिलता है। और अगर रिज़ल्ट आसानी से मिल रहा है, तब तो ठीक है। अगर कोई रिज़ल्ट आसानी से जब नहीं मिल रहा है, तो फिर ये सब गणित में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? हाँ, इस तरह का हिसाब-किताब करने की जहाँ पर समय व्यर्थ हो रहा है बिना मतलब का, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओके? दूसरा दूसरा मतलब अगला प्रश्न, अधिकतम वज़न कितना है? अधिकतम वज़न का मतलब हो गया मैक्सिमम वेट कितना है? तो मैक्सिमम वेट का मतलब होता है जो संख्या यहाँ पर सबसे बड़ी दिखाई देगी, वही हमारे लिए अधिकतम वज़न होगा। चलो देखते हैं, तो आप सभी स्टार्ट से लेके एंड तक नज़र दौड़ाएँगे, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमारे लिए है 50, 50। तो अधिकतम वज़न जो हो गया वो है 50 किलोग्राम। तो हर प्रश्न के लिए हमें सारा स्टार्ट से लेके एंड तक सभी आंकड़ों को बार-बार देखना पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत गड़बड़ है। नज़र हटी, सावधानी हटी, तो गलत रिज़ल्ट आएगा, दुर्घटना घटी। 44 किलोग्राम से कम वज़न वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब 44 से कम का मतलब होता है हमें 44 से नीचे, तो जो भी है 43, 42, 41 वगैरह-वगैरह देखना पड़ेगा। सारे 43 नंबर सोचेंगे तो 1, 2, 3, 43 वाले 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। 44 नहीं, कम आना है ना, 42, 42 वाले 1, 41 कोई नहीं, 40, 40 वाले 2 हैं। तो इस तरह से हम गिन लेंगे और 44 से कम वज़न वाले बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे। ओके, तो इतने सारे प्रश्न हमने देख लिए। क्या होगा अगर हम थोड़ा-सा आँकड़ों में पहले ही काम कर लें? क्या कर लें? ये देखिए, आँकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। आँकड़े तो हमने पहले ले लिया और आँकड़े इसी तरह लेकर हमसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो हमें उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपने देख लिया कि इनमें से ये जो 5 प्रश्न पूछे गए थे, ज़रा उत्तर देने में थोड़ी समस्या आई। चूँकि ये 10 ही विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा-सा आसानी से हमने दे लिया। लेकिन अगर 50 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी से ज़्यादा हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना। तो थोड़ा-सा एक स्टेप आगे करते हैं, थोड़ा-सा सरल करते हैं। हम जो आंकड़े मिल रहे हैं, हमारे पास जो है, उसे हम क्या करते हैं, ऑर्डर में लगा लेते हैं, क्रम में लगाते हैं। आंकड़ों को आरोही या आरोही क्रम में लगा लेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हम क्रम से लगा देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या है, छोटी आंकड़े, फिर उसको धीरे-धीरे क्रम वाइज़ हम उसको मैक्सिमम तक ले जाएँगे और सबसे बड़े आंकड़ों को पहले लिखते हैं और फिर हम धीरे-धीरे उसको मिनिमम जो भी है लास्ट वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये क्रम से लगा दिया आंकड़े को। अब मैं क्रम से लगा देता हूँ तो इस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं। ऊपर और नीचे, ऊपर भी 10 बच्चे हैं, नीचे भी 10 विद्यार्थी ही हैं, वही विद्यार्थी हैं। केवल हमने आंकड़ों को क्या कर दिया है, क्रम में लगा दिया। अब इसी आंकड़ों को आप देखिए ध्यान से, क्रम से लगे हुए हैं और अब मैं ऊपर के पाँचों प्रश्न अगर फिर से पूछूं, तब मुझे बताइए कि पहले आपको ज़्यादा आसानी हुई या अब ज़्यादा आसानी हुई? पहला प्रश्न फटाफट, 42 केजी वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं? आप देखिए क्रम से लगा है, तब जहाँ पर 42 वहाँ पहुँच जाएँगे और देखेंगे तो अकेला ही है वो। ओके, तुरंत उत्तर मिल गया। दूसरा, न्यूनतम वज़न कितना है? तो न्यूनतम वज़न जो है सबसे पहला वाला ही है। फट से उत्तर मिल गया, एकदम झटपट।
तीसरा है 43 केजी से अधिक। अब 43 किलोग्राम से अधिक वाले विद्यार्थी, तो हम 43 पर पहुंचेंगे और सीधे राइट साइड में बढ़ेंगे। बढ़ते क्रम में है तो कितने हैं तुरंत मिल जाएगा, 44, 44, 50। 3 विद्यार्थी, तुरंत आंसर हमें मिल गया। चौथा प्रश्न, अधिकतम। अब हमें सब विद्यार्थियों को देखना ही नहीं है, अधिकतम मतलब एकदम आखिरी वाला, और आखिरी संख्या है 50। तुरंत उत्तर मिल गया। पांचवा, 44 किलोग्राम से कम, तो 44 जहां है वहां पर पहुंचेंगे सीधे, और उसके पहले जितने हैं सभी को गिन लेंगे। 3 3 6 7 हो गए, हमें उत्तर मिल गया 7 विद्यार्थी। तो देखिए कितना आसान हो गया। प्रश्न वही था, उत्तर बहुत जल्दी मिल गया। हमने क्या किया, आंकड़ों को व्यवस्थित किया, पक्के आंकड़े बनाए, उसे आरोही या अवरोही क्रम में रखकर। पहले जो आंकड़े थे कच्चे आंकड़े थे, अभी थोड़ा सा हमने उसको पकाया, हमने उसको क्रम में रखा, तो ये थोड़े पक्के आंकड़े बन गए। ओके। चलो, तो ये हो गए आंकड़े। आंकड़े से हमने प्रश्नों को पूछा। अब हम स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में सारणी बनाते हैं इन्हीं आंकड़ों से, और उन सारणी में, टेबल में कुछ पॉइंट्स को ऐड किया जाता है। बराबर है। पहले तो आंकड़ों की संख्या जो होती है आपने देख लिया। अब उसमें क्या होता है, फिर उसमें जो टेंडेंसी है, सबसे कम छोटा आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा, और सब उसको हम क्या करते हैं, एक सारणीबद्ध रचना करते हैं। कैसे, तो उसमें एक टर्म आता है सारणी में, गणन चिन्ह लगाओ। आंकड़ों का गणन चिन्ह लगाना है, और गणन चिन्ह टैली मार्क्स किसका होता है, हमेशा बारंबारता का। आपको याद है बारंबारता शब्द, फ्रीक्वेंसी? हमने कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं में ये सीखा। 8वीं में हमने सांख्यिकी में 3 तरह की केंद्रीय प्रवृत्तियां होती है, आपको याद है? सेंट्रल टेंडेंसी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुलक की जो है वो फ्रीक्वेंसी है। बहुलक मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा बार है, तो वो संख्या, उन्हीं का क्या होता है यहाँ पर, हर फ्रीक्वेंसी का टैली मार्क्स बनाते हैं। कितने हैं वो गिना जाता है, सीधी सी बात है कि कोई आंकड़ा कितनी बार है उसको गिनना ही टैली मार्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम टैली मार्क कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं, फिर हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जहाँ मान लो कि अभी इसके पहले के उदाहरण में, किलोग्राम वाले उदाहरण में 42 किलोग्राम वाले 5 बच्चे, 5 हमने लिख दिया, और उसको हमें गणन चिन्ह से दर्शाना। तो गणन चिन्ह का मतलब, बहुत पुराने जमाने में जब संख्या हमें नहीं आती थी, तब हम टैली मार्क का उपयोग करते थे। तो वही यहाँ पर लिखना है। 5 को अगर गणन चिन्ह से दर्शाना है तो हमें, और हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल जो लाइन है, यानी खड़ी, ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखाएं खींचकर हमें ये टैली मार्क्स बनाया जाता है। 5 बताना है तो 1 2 3 4, 4 ही लिमिट है। उसके बाद हमें 5वां लाइन नहीं खींचना है बगल में। ऐसे खींचने जाएंगे तो 50 के लिए 50 खींचना पड़ेगा, फिर गिनना मुश्किल हो जाएगा, कि एक भी छूट गया तो पता ही नहीं चलेगा कि 49 है या 51 है। तो इसलिए क्या करेंगे, ग्रुप बना दिया गया, यानी 1 2 3 4, और उसके बाद ये 5 क्रॉस कर दिया, ये पूरा एक बंच हो गया, जुड़ गया सब एक दूसरे से, 5 का एक ग्रुप बन गया। ये जो मार्क है इसको हम बोलते हैं 5, 5 का ग्रुप है। तो टैली मार्क्स हमेशा 5 5 के ग्रुप में ही बनता है। अगर वो 5 का विभाजक नहीं है या 5 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर जो संख्या बच जाती है उसको वैसे ही वर्टिकल लाइन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 7 है, 7 को कैसे दिखाएंगे, तो 1 2 3 4, फिर एक ग्रुप बन जाएगा 5, और बच गया 2, तो 1 2। आगे समझ में? इस तरह से 5 का ग्रुप ही बनाना है, तो ग्रुप जो बनेगा 5 का ही बनेगा, और जो बच जाएंगे वो छुट्टा खुला ही रहेगा। उदाहरण के तौर पर 14 है, कोई संख्या 14 बार है, तो उसको हम गणन चिन्ह से कैसे दर्शाएंगे टैली मार्क से, तो 1 2 3 4 और 5, ये एक ग्रुप बन गया। अगेन 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया। अभी भी 4 बच गए, 1
2 3 4। 14 पूरा हो गया हमारा, छोड़ देंगे। 15 होता तो इसको भी ग्रुप बना देते काट कर तिरछे। ओके, तो ये जो निशानी है इस तरह से लाइन खींचकर बनाना, इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। और उसके बगल में जो संख्या लिखी गई उसको हम बोलते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। नंबर में जो लिखा गया है वो बारंबारता है, चिन्ह में जो लिखा गया है वो टैली मार्क्स है, गणन चिन्ह। तो चिन्ह द्वारा गणन चिन्ह, संख्या द्वारा बारंबारता दर्शाई जाती है। ओके, तो इसमें गणन चिन्ह होता है, क्लियर हो गया। तो गणन चिन्ह का उपयोग करते हुए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। उसी बारंबारता को बांटकर जो सारणी बनाई जाती है उसी को हम बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। तो ये आपने टर्म जान लिया, सारणी बनाना है, बारंबारता की सारणी बनानी है, मतलब बारंबारता बंटन की, जिसमें टैली मार्क्स होना चाहिए और बारंबारता लिखी होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। वही उदाहरण लेते हैं 10 बच्चों वाला। ये है उनका वजन, कच्चे आंकड़े हैं, कोई क्रम में नहीं है। ओके, और सारणी बनाते समय वजन को लिखना है, गणन चिन्ह लिखना है और उसके बाद उसके बगल में बारंबारता लिखनी है। इसको बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। ओके, तो बारंबारता बंटन सारणी में बारंबारता होनी चाहिए, गणन चिन्ह होना चाहिए और जो आंकड़े हैं वह होने चाहिए। स्टार्ट करें। अब वजन की शुरुआत कैसे करेंगे, ध्यान रखो। जब हम सारणी बनाते हैं डाटा की तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करें। या सबसे पहला आंकड़ा कौन सा होगा, तो जो सबसे न्यूनतम है वो पहला आंकड़ा होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते क्रम में आंकड़ों को लिखते जाएंगे। ओके, और जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, नंबर है, वह सबसे लास्ट में। शुरुआत करते हैं 38 से, 38 सबसे छोटा है। फिर अगला नंबर है 40 का, फिर अगला नंबर है 42 का, फिर है 43 का, फिर होगा 44 एंड लास्ट वन इज 50। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रकार के डाटा है, आंकड़े हैं। पहला है 38 किलोग्राम वाला, दूसरा है 40 किलोग्राम, तीसरा 42, 43, 44, 50। 6 प्रकार के आंकड़े हैं, लेकिन कुल आंकड़े 10 हैं। ध्यान रखो, 10 बच्चों की है ना। तो कई वजन जो है वो रिपीट होते हैं, इसका मतलब। चलिए, गणन चिन्ह का मतलब होता है कि यह जो वजन है इस ग्रुप में कितनी बार है। तो हमने देखा वो एक बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 मार्क्स लिखेंगे। 40 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो हमने 2 बार लिख दिया। 42 कितनी बार है, वह एक ही बार है, तो एक। 43 3 बार है, तो हमने 3 वर्टिकल लाइन खींच दिया। 44 2 बार है, 50 एक बार है। तो ये चिन्ह जिन अंक को दर्शाएगा उसी को हम बारंबारता कहते हैं, कि वो उतनी बार है इसलिए बारंबारता है। फ्रिक्वेंटली आया है तो फ्रीक्वेंसी है। तो एक चिन्ह है तो एक बारंबारता, 2 है तो 2, इस तरह से 1 फिर 3 2 1। ये हो जाने के बाद अब ये सारणी हम बना रहे हैं ना, बारंबारता बंटन सारणी, ये हो गया हमारा 99% सारणी कंप्लीट। 1% जो इंपॉर्टेंट बचा है उसके बगैर सारणी पूरी नहीं होगी, वो है बारंबारता का टोटल। तो वहां लिखना पड़ता है एक एक्स्ट्रा टोटल, जिसको हम n अक्षर से दर्शाते हैं, नंबर ऑफ टोटल डाटा दैट इज 10। गिन कर देखेंगे 10 आना चाहिए, यह 10 पर जो हमारे आंकड़े हैं उसके बराबर होना चाहिए। 10 ये भी है, 10। तो ये जो आप टेबल अभी देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके,
तो बहुत आसान था टेबल बनाना, आंकड़े हैं, आंकड़े को देखेंगे, 3 कॉलम बनाएँगे, हमें डाटा लिखेंगे, गणन चिन्ह लिखेंगे और फिर बारंबारता फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ओके। तो ये तो आपने 10 आंकड़ों के लिए बना लिया फटाफट, जल्दी-जल्दी में 38, 39, 40 ले लिया, बना लिया। अब यही संख्या 50, 100 होगी तो क्या करेंगे? बहुत लंबी सारणी बन जाएगी और हर बार उसको गिनना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ओके, बस गिनना तो ठीक है, गिन भी लेंगे सारणी अगर हमने उसको व्यवस्थित क्रम में रख दिया। लेकिन जब नोट करेंगे तो ऊपर से नीचे तक बहुत लंबी सारणी बन जाएगी। तो उसको हम क्या करते हैं? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। वर्गीकृत का मतलब होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप में हम करते हैं। जैसे 38 अलग, 39 अलग, 40 अलग, 41 अलग नहीं। 38 से 40 एक ग्रुप, 41 से 44 एक ग्रुप, यानी समान अंतर देकर, या हम कहेंगे 35 से 40 का एक ग्रुप, फिर 41 से 45 एक ग्रुप, 46 से 50 एक ग्रुप। तो अब इस ग्रुप के अंदर वो वजन कितने हैं वो हमको इस तरह से ग्रुपिंग करके फिर हम सारणी बना लेंगे। तो 3 ही आंकड़े में, यानी कितना हुआ? 35 से 40 1, 41 से 45 2, 46 से 50 3। 3 ही रो में हमने क्या कर लिया? सारणी को कंप्लीट कर लिया। अब वैसे तो देखा तो हमने 6 रो बनाया और ज्यादा नंबर होते तो और लंबा बन जाता। ओके, तो इसीलिए वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई जाती है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मैंने अभी बताया क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सामग्री में आंकड़ों की संख्या ज्यादा हो तो हम यह बनाते हैं। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाओ कहा जाएगा तो हमें वर्ग बनाकर उसको बनाना है। ओके, ग्रुप में बनाना है। तो ऐसे में आंकड़ों का हमें क्या करना पड़ता है? समूह या वर्ग बनाकर ही हम टेबल बनाते हैं। और टेबल को कैसे लिखा जाता है? ग्रुप को 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इस तरह से हम पहले आंकड़ों को देख लेंगे, फिर कहां से शुरू करना, जो सबसे छोटा आंकड़ा है उसके हिसाब से हम तय करेंगे और जो सबसे बड़ा आंकड़ा है उसके हिसाब से हम बांटेंगे। तो 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, तो से यह शब्द लिखा जाता है या बीच में हम डैश इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे 10 से 20 को हम 10 डैश 20 कह सकते हैं, 21 से 30, 31 से 40 इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों जो है ये वर्ग ही दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वर्ग। ओके, तो वर्ग बनाकर जो टेबल बनेगा उसको हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। सिंपल सी बात हो गई। अब ये 2 तरह से बनाया जाता है। अब इस पर ज्यादा फोकस अभी तो नहीं कर पाएंगे, समय कम है। एक है समावेशी इंक्लूसिव और एक असमावेशी एक्सक्लूसिव, या अखंडित और खंडित। समावेशी मतलब खंडित, असमावेशी मतलब अखंडित। समावेशी पद्धति का मतलब होता है कि जो हमारा वर्ग बनेगा, यानी 10 से 20, तो 10 और 20 ये दोनों नंबर उसी ग्रुप में आएंगे, उसको बोलते हैं समावेशी पद्धति। और असमावेशी पद्धति मतलब जैसे 10 से 20, फिर 20 से 30 बनेगा, यानी 10 से 20 में 20 वाला नहीं आएगा, 20 से 30 में 20 वाला आ जाएगा। तो असमावेशी में क्या होता है? जो अंतिम यानी वर्ग का जो आखिरी आंकड़ा है वो दूसरे ग्रुप का पहला आंकड़ा बन जाता है। 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, यानी ये जो अंतिम और पहला वो समान रहता है। समावेशी में ऐसा नहीं होता है। 10 से 20, 21 से 30, यानी वो कंटिन्यू चलते जाता है। 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, इस तरह से समावेशी कंटिन्यू में चलता है ये लगातार। तो समावेशी पद्धति अखंडित पद्धति कहलाती है।
खंडित वर्ग इंक्लूसिव मेथड हो गया ये। अब देखिए कैसे होता है। अब चूंकि ये हम वर्ग बनाना है तो आंकड़े ज्यादा है, डाटा ज्यादा होगा। बहुत छोटे से 5-10 होते तो हमें फिर ये वर्ग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए इतने सारे डाटा है, तो इतना सारा नंबर है। अब गनीमत इतना है कि इसको हमने पहले से ही क्या किया है, इसको आरोही अवरोही जो भी क्रम था हमने लगा दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आरोही क्रम में व्यवस्थित लगा हुआ है। सबसे छोटा सबसे बड़ा उसको नोट करेंगे पहले, और सबसे बड़ा सबसे छोटा का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिखा गया। सबसे छोटा 6 है, सबसे बड़ा 20 है, डिफरेंस है 14। तो हम इसको विस्तार जो कहते हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका लेंथ है इस आंकड़ों का, वो 14 है। मतलब इसमें 14 टाइप के नंबर हो सकते हैं, बराबर। ये इसका विस्तार है। अब हम एक टेबल देख लेते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की, जो कि समावेशी पद्धति की है। ये सारे आंकड़े और टेबल बनाएंगे। टेबल में हम शुरुआत करेंगे। देखो इसके पहले क्या था, जब वर्ग नहीं था तो हम सीधे लिखते थे आंकड़े, है ना। अब हम लिखेंगे वर्ग, बाकी गणन चिन्ह और बारंबारता आपको दिख ही रहा है। तो 6 से 10 का हम एक वर्ग बनाते हैं। 6 से 10 है 5-5 के अंतर का, 11 से 15, 16 से 20। अब 3 ही में हमारा ये पूरा आंकड़ा कवर हो गया। अब गणन चिन्ह काउंट करेंगे 6 से 10 वाले, यानी 6 भी आएगा, 7, 8, 9, 10 भी इसी ग्रुप में आएगा। शुरुआत करेंगे तो सारणी पहले बना के रखते हैं, फिर हम आंकड़े गिनेंगे और लिखेंगे। चलो स्टार्ट करें। देखिए 6, 1, 7, ये भी 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 6 से 10 में ये 10 आंकड़े मिल रहे हैं हमें। हमने यहाँ लिख दिया गिन कर 10। हम पहले बारंबारता लिख लेंगे, फिर आराम से गणन चिन्ह बना लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो एक एक काटते जाओ, एक एक चिन्ह बनाते जाओ, ऐसे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं। 1, 11 हो गया, 11 से 15 की बात हो रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आंकड़े जो है 11 से 15 के बीच में हैं, वो भी हमने लिख लिया। अब बचे हुए 16 से 20 आगे कितने हैं गिन लो, वो भी 20 है। तो ये हमें बारंबारता लिख ली। अब हमें गणन चिन्ह लगाना है उसी बारंबारता को देखकर। तो पहली बारंबारता 10 है, तो हम ये 3 मुद्दे इसमें आएंगे, हम बाद में चर्चा करेंगे इस पे। वर्ग सीमा क्या है, वर्गांतर क्या है, वर्ग मध्य क्या है। पहले हम क्या करते हैं, सारणी को पूरा कर लेते हैं। तो टोटल पहले लिखेंगे 50, वो बहुत जरूरी है। और इस तरह से 10 के लिए 5-5 का ग्रुप बनेगा, आपको पता है। अब 2 ग्रुप। 20 के लिए 5-5 के 4 ग्रुप बन जाएंगे, 5, 10, 15 और 20। फिर अगला भी सेम 20 ही है, तो चलो वो भी ऐसे ही बन जाएगा। तो इस तरह से हमने यह बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई, जो कि समावेशी पद्धति से है। तो उसमें जो पहला वर्ग है, अब ध्यान से देखो, हर वर्ग का वर्ग अंतर तो सेम है, और उसका जो पहला